बीते दिनों भारत सरकार की तरफ से नया इनकम टैक्स बिल पेश किया गया था, जो कि वर्तमान समय में संसद की सेलेक्ट कमेटी के पास मौजूद है। अब इस विधेयक में बहुत सारे विवादित प्रावधान मौजूद थे, जिनको लेकर के तमाम एक्सपर्ट्स की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये विधेयक जो है वो आपकी गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करता है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ये जो नया इनकम टैक्स बिल है, इसमें ऐसे कौन से प्रोविजन है जो कि गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले यहाँ पर एक सवाल आपके लिए मौजूद है, जिस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गोपनीयता के अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था, यानी कि मौलिक अधिकार डिक्लेयर किया था। चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। पहला ऑप्शन है केशवानंद भारती केस, दूसरा ऑप्शन है मेनका गांधी केस, तीसरा ऑप्शन है के पुट्टास्वामी केस और चौथा ऑप्शन है शायरा बानो केस। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। हम यहाँ पर, अगर आपको जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आपको जवाब नहीं पता है तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, क्योंकि हम इस वीडियो में इसी विषय पर डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सामने खबर जो है वो क्या निकल करके आई है। तो खबर की यदि आप बात करें, खबर हमारी ये है कि बीते दिनों हमारी जो संसद है उसमें सरकार की तरफ से आयकर विधेयक 2025 जो है ये पेश किया गया था। आयकर अधिनियम की बात करें तो भारत में इससे पुराना वाला जो आयकर अधिनियम है वो 1961 में लागू हुआ था। तो 2025 का जो विधेयक है उसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि 1961 के इस कानून को रिप्लेस किया जाए, और इसके बाद से यानी कि 1961 में जो हमने कानून बनाया था उस कानून के बाद से अगर आप देखें तो इनकम टैक्स में बहुत सारे प्रोविजन ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से इनकम टैक्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कानून हो गया है और एक आम आदमी के लिए इस कानून को समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो अब सरकार का टारगेट यही है कि 1961 वाला जो कानून है उस कानून को सिंप्लीफाई किया जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि पुराने वाले कानून की तुलना में नए वाले कानून में 1 लाख शब्द जो है वो कम ऐड किए जाएंगे, यानी कि इस बार का कानून थोड़ा सा आसान होने वाला है, ताकि एक सामान्य व्यक्ति भी उस कानून को समझ सके। अभी अगर आप वर्तमान समय का जो कानून है यानी कि 1961 का जो कानून है, अगर आप उसको उठा करके देखेंगे तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए उस कानून को समझना, उस कानून में बेसिकली उस कानून की अवधारणाओं को समझना, उसके जो प्रोसेस दिया गया है उसको समझना काफी मुश्किल है। और इसीलिए आप देखेंगे कि टैक्स एक्सपर्ट्स की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अब सरकार की कोशिश ये है कि इस कानून को इतना सरल बनाया जाए कि एक सामान्य व्यक्ति भी, एक लिटरेट व्यक्ति भी उस कानून को समझने में सक्षम हो। तो ये बेसिकली यहाँ पर कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से। तो उद्देश्य क्या है? भाषा को सरल बनाया जाए, और जो अप्रचलित प्रावधान है यानी कि जो प्रावधान 1961 में तो आपके ऑपरेशनलाइज थे, ठीक ढंग से काम कर रहे थे, लेकिन 2025 की परिस्थितियों के मुताबिक वो कानून ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं या ऑब्सोलेट हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, उन प्रावधानों को हटा दिया जाए। तो दो प्राथमिक उद्देश्य हैं, एक तो भाषा को सरल बनाना और अप्रचलित प्रावधानों को हटाना। इसके अलावा कर दरों और कर प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी कि जो भी आपका जो कर बेस इस बार तय किया गया था हमारे बजट में वही बना रहेगा। कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर कर स्ट्रक्चर में, ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें नहीं आने वाला है। इसके अलावा ये जो विधेयक है वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर विवादित प्रावधान भी मौजूद हैं, जिसमें जो सबसे मेन विवादित प्रावधान है वो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को लेकर के है, कि अब यहाँ पर हमारी जो जांच एजेंसियां हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को एक्सेस कर सकती हैं, या जो उनका सोशल मीडिया अकाउंट है उसको एक्सेस कर सकती हैं। तो ये सबसे विवादित प्रावधान है, इसको अभी हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि आपके सामने खबर क्या निकल करके आई है। अब इसके अलावा विधेयक के प्रमुख तत्वों की अगर आप बात करें, मेन कंपोनेंट क्या है, क्या क्या चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर फेसलेस स्कीम की बात की गई है, यानी कि कर संग्रह और उसके आकलन को पूरी तरीके से फेसलेस कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि ये जो पूरा असेसमेंट हुआ करता था ये कई बार फेसलेस नहीं होता था, यानी कि जो आपके जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग हैं, वो आपस में मिलते थे, फिर टैक्स का इवैल्यूएशन होता था, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार की संभावना काफी ज्यादा रहती थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से टैक्स असेट में असेसमेंट को और टैक्स कलेक्शन को, दोनों प्रक्रियाओं को पूरी तरीके से फेसलेस बना दिया गया है, यानी कि अब यहाँ पर ये तय नहीं है कि कौन से व्यक्ति का जो असेसमेंट है वो कौन सा ऑफिसर कर रहा है। तो इसके माध्यम से आपका भ्रष्टाचार की जो संभावना है वो कम हो चुकी है। अब ये फेसलेस टैक्स असेसमेंट है, ये बहुत पहले लागू कर दिया गया था, लेकिन जो अब ये कानून है, इस कानून में इसको वैधानिक मान्यता दी जा रही है। तो एक तो ये आपको याद रखना है कि फेसलेस टैक्स असेसमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर वर्चुअल डिजिटल स्पेस को लेकर के आपके तमाम प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। जैसे कानून में तय किया गया है कि जो कर अधिकारी हैं
वो जैसे किसी, अगर आप देखेंगे फिल्मों में आपने देखा होगा कि जब कर अधिकारी जांच करने जाते हैं तो वो किसी बिल्डिंग की जांच करते हैं, लॉकर की जांच करते हैं, आपके घर की जांच करते हैं, घर के तमाम हिस्सों की जांच करते हैं। उसी तरीके से अब यहाँ पर जो आपके कर अधिकारी हैं उनको ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी व्यक्ति के जो वर्चुअल स्पेस है, जैसे उसका सोशल मीडिया अकाउंट हो गया, जैसे बेसिकली उसका अगर आप देखें तो वर्चुअल डिजिटल एसेट में आपका जो ईमेल सर्वर है, आपने जो ईमेल भेजे हैं वो जांच किए जा सकते हैं। आपका जो आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट है, आपका ट्विटर अकाउंट, आपका फेसबुक अकाउंट, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, इन तमाम अकाउंट्स की जांच की जा सकती है। इसमें आपने ऑनलाइन कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपका ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ पर है, आपकी संपत्ति का विवरण कौन सी वेबसाइट पर मौजूद है, इन तमाम चीजों की जांच जो है वो अब कर अधिकारी कर सकते हैं। यानी कि डिजिटल प्रेजेंस को भी अब यहाँ पर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कर अधिकारियों की तरफ से, जबकि पहले ये अधिकार मौजूद नहीं हुआ करता था। पहले कोई भी अधिकारी आपसे आपके सोशल मीडिया का अकाउंट का जो पासपोर्ट है, पासवर्ड जो है, ये जो तमाम दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो प्राप्त नहीं कर सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर जो आपके अधिकारी हैं उनको ये राइट दिया गया है कि वो कानून के माध्यम से किसी व्यक्ति के सोशल मीडिया अकाउंट या उसका जो डिजिटल वर्चुअल स्पेस है उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा कर अधिकारी किसी भी पासवर्ड या एक्सेस कोड को बाईपास कर सकते हैं, उसको हैक किया जा सकता है, तो ये भी अधिकार उनको दिया गया है। इसके साथ साथ विवाद समाधान पैनल की बात करें तो पैनल को अब अपने निर्देशों के साथ निर्णय के बिंदु और निर्णय तक पहुंचने के कारण भी बताने पड़ेंगे। यानी कि जो भी आपका विवाद समाधान पैनल है वो जो भी डिसीजन देगा उस डिसीजन के माध्यम से, उस डिसीजन के साथ उसको ये भी बताना पड़ेगा कि उन्होंने किन बिंदुओं पर विचार करके वो डिसीजन दिया है और किस आधार पर वो डिसीजन दिया गया है, क्या कारण हैं, वो कारण भी अब आपको यहाँ पर लिख करके बताने पड़ेंगे। फिर कर संधियों की व्याख्या अगर आप देखें तो कर संधियों के अंतर्गत अगर कहीं पर भी कोई शब्द परिभाषित नहीं किया गया है तो उसका अर्थ किसी अन्य केंद्रीय कानून से भी निर्धारित किया जा सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर कहीं पर किसी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, स्पेसिफिक जो आपका जो एग्रीमेंट है उसमें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन कोई और कानून है, सरकार का कोई कानून है, उसमें वो शब्द की परिभाषा मौजूद है, तो जांच एजेंसियां उस शब्द की परिभाषा का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकती हैं। तो ये अधिकार भी अब जो है इसको ब्रॉड तरीके से डिफाइन किया गया है। तो विधेयक के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, प्रमुख तत्व क्या है, वो हमने देख लिए हैं। अब संभावित खतरे और चिंताएं क्या हो सकती हैं उनकी बात करते हैं। प्रोविजन हमने देख लिए हैं, उन प्रोविजन से क्या खतरे पैदा होते हैं, क्या संभावनाएं, क्या चैलेंजेस पैदा होते हैं, उनकी अगर आप बात करें तो सबसे पहले डिजिटल स्पेस बहुत व्यापक होता है और बहुत प्राइवेट होता है। यानी कि आप सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया या आपका जो डिजिटल स्पेस है उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं और ऐसा नहीं है कि वो बहुत नैरो स्पेस है, बहुत व्यापक चीजें हैं, उस पर आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन भी मौजूद होती है। तो प्राइवेट भी होता है बहुत ज्यादा, जिसमें आपकी केवल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है बल्कि आपकी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन भी है, आपकी पेशेवर जानकारियां भी वहां पर मौजूद हैं। तो वर्चुअल डिजिटल स्पेस की तलाशी लेना बेसिकली दूसरों की गोपनीयता को प्रभावित कर सकता है। जैसे आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर आपके जो मित्र हैं या आपके परिवारजन जो हैं उनकी जानकारी भी हो सकती है, या आपका जो अकाउंट है, जो आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, उससे आपकी फैमिली के अकाउंट भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो अगर आपकी जांच होती है तो आपकी फैमिली की जो जानकारी है वो भी बाहर आ सकती है। तो ये एक बेसिकली आपका बहुत बड़ा खतरा यहाँ पर पैदा होता है। तो कर अधिकारियों को किसी भी समान प्रकृति, अब यहाँ पर कानून में क्या लिखा हुआ है, कानून में साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि कर अधिकारियों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो वर्चुअल डिजिटल स्पेस और इसके समान किसी अन्य, इसी के प्रकृति के किसी अन्य स्पेस की जांच कर सकते हैं। अब ये जो शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी असमान प्रकृति के अन्य स्पेस, ये पूरी जो डेफिनेशन है बहुत ज्यादा वेग है, इसको लेकर के कोई भी स्पष्ट परिभाषा यहाँ पर नहीं दी गई है। अब क्योंकि बहुत वेग है, कोई स्पष्ट परिभाषा मौजूद नहीं है, तो इसके गलत इस्तेमाल की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा अगर आप देखें तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके जो पत्रकार हैं, पत्रकारों के अधिकारों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मान लीजिए कोई पत्रकार है जिसके पास कोई डिटेल जानकारी मौजूद है और सरकार उसकी जांच करती है, तो फिर उसकी जो रिसर्च है वो रिसर्च बाहर आ सकती है। यदि किसी डॉक्टर के पास, किसी वकील के पास कोई पेशेवर जानकारी मौजूद है तो उनकी जानकारी बाहर आ सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। इसके अलावा आपका जो एन्क्रिप्टेड एप्स होते हैं, जैसे व्हाट्सएप ये दावा करता है कि व्हाट्सएप एन्क्रिप्टेड है, तो अगर व्हाट्सएप ये दावा कर रहा है कि व्हाट्सएप एन्क्रिप्टेड है और जो भी मैसेज भेजा जाता है उसकी जानकारी खुद व्हाट्सएप के पास नहीं होती है, तो फिर जांच एजेंसियां उस मैसेज की जानकारी कैसे एकत्र करेंगी, ये भी यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा करता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर डिस्कस किए संभावित खतरों को लेकर के। अब यहाँ पर विधिक और संवैधानिक दृष्टिकोण की अगर आप बात करें
तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस बात को पूरी तरीके से क्लियर कर रखा है कि तलाशी और जब्ती जो है, यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति की तलाशी लेते हैं या उसका सामान जब्त करते हैं तो इसको गोपनीयता के अधिकार पर या गोपनीयता का जो राइट है उस पर एक गंभीर खतरे के तौर पर देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर क्लियर किया है कि रीजन टू बिलीव यानी कि विश्वास करने का कारण जो है, इसकी कानूनी व्याख्या देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बेसिकली आपको ठोस साक्ष्य इकट्ठे करने पड़ेंगे और आप केवल शक के आधार पर, केवल अपने शक के आधार पर किसी व्यक्ति की तलाशी नहीं ले सकते हैं, किसी व्यक्ति को जब्त नहीं कर सकते या संपत्ति जब्त नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो है बहुत पुख्ता सबूत मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, पुट्टास्वामी फैसले में जो आपका डिसीजन दिया था उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट है, वो मौलिक अधिकार है। किसका हिस्सा है ये आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि राइट टू प्राइवेसी किसका हिस्सा माना जाता है। और ये सवाल यूपीएससी ने भी अपने एग्जाम में एक बार पूछा था, तो ये आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा था कि बेसिकली आपका गोपनीयता का जो अधिकार है उस पर अंकुश लगाने के लिए कुछ टेस्ट पास करने पड़ते हैं। 4 सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। पहला सिद्धांत है वैध उद्देश्य, यानी कि जो भी, अगर आप किसी व्यक्ति की या सरकार किसी व्यक्ति की प्राइवेसी का उल्लंघन कर रही है तो उसका रीजन जो है वो वैलिड होना चाहिए। इनवैलिड रीजन से आप किसी की प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर सकते हैं। तो वैध उद्देश्य है। आवश्यकता है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी मर्जी आपका जब मन में आया तब किसी व्यक्ति की जो गोपनीयता है उसका उल्लंघन कर देगी, कर सकती है, उसकी आवश्यकता होनी चाहिए। फिर अल्पतम हस्तक्षेप के साधन है, यानी कि बेसिकली सबसे न्यूनतम जो इंटरवेंशन जरूरी है वही किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ समानुपयुक्ता भी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी होनी चाहिए कि आप अगर किसी व्यक्ति की प्राइवेसी को इन्वेड कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की प्राइवेसी को इन्वेड केवल तभी किया जाए जब उसको समानुपात में कुछ लाभ प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी व्यक्ति की प्राइवेसी बहुत ज्यादा हनन करते हैं, बेनिफिट उसको कम मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है क्योंकि आधार कार्ड में प्रोपोर्शनैलिटी का सिद्धांत जो है वो ठीक ढंग से फॉलो होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आधार कार्ड में सरकार डेटा लेती जरूर है लेकिन उतना ही बेनिफिट सरकार लोगों को देती है आधार कार्ड के माध्यम से, तो वहां पर प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिद्धांत है वो बरकरार रहता है। इसके अलावा अगर आप इस कानून की बात करें जो सरकार की तरफ से विधेयक पेश किया गया है, वो विधेयक साफ तौर पर आपका ये जो कसौटियां हैं, ये जो सिद्धांत हैं, जो आपके जो क्राइटेरियाज हैं, इनको ठीक ढंग से फॉलो नहीं करता है। तो ये बिना न्यायिक स्वीकृति के व्यापक पहुंच की अनुमति देता है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो कनाडा में अगर आप बात करें, कनाडा में अगर किसी व्यक्ति की तलाशी ली जानी है तो उसके लिए न्यायिक अनुमति लेना काफी इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल अनुमति लेना इंपॉर्टेंट है। अमेरिका में भी यही है। अगर आप किसी व्यक्ति के डिजिटल स्पेस की तलाशी लेते हैं तो उसके लिए आपको कोर्ट के वारंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन भारत में यहाँ पर जो नया कानून लेकर के आ रही है सरकार, उसमें बिना किसी जुडिशियल इंटरवेंशन के जो अधिकारी हैं वो किसी व्यक्ति के डिजिटल स्पेस की जांच कर सकते हैं। तो ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर हमारे सामने आता है। तो ये विधिक और संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है उसकी हमने चर्चा कर ली है। पारदर्शिता और जवाबदेही की अगर आप बात करें तो प्रस्तावित विधेयक में विश्वास करने के कारण, रीजन टू बिलीव, सार्वजनिक करने का कोई बाध्यता मौजूद नहीं है, यानी कि अधिकारियों को ये नहीं बताना पड़ेगा कि वो किसी व्यक्ति की जो डिजिटल स्पेस है उसकी जांच क्यों कर रहे हैं, तो वो बाध्यकारी नहीं बनाया गया, जो कि जाहिर तौर पर पारदर्शिता और जवाबदेही की जो मूल भावना है उसका उल्लंघन करता है। यानी कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं की गई है, केवल अधिकार जो हैं वो कर अधिकारियों को दिए गए हैं, वो आपके ऑफिसर्स को दिए गए हैं। वैश्विक मानकों की अगर आप बात करें तो वहां पर न्यायिक निगरानी और सीमित दायरे की मांग बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रही है। हमने कनाडा और अमेरिका का एग्जांपल लिया जहां पर आप किसी व्यक्ति के डिजिटल स्पेस की जांच कर सकते हैं जब आप कोर्ट से अनुमति लेकर के आते हैं। इसके अलावा डिजिटल डिवाइस में अत्यंत व्यक्तिगत, संवेदनशील और बहुस्तरीय जानकारी हो सकती है, तो जो कि बेसिकली अगर आप उसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये किसी व्यक्ति के जीवन के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम एक बैलेंस बना करके चलें। तो ये हमने पारदर्शिता और जवाबदेही की स्थिति को लेकर के बात की। अब अंत में आगे की राह क्या हो सकती है, तो जाहिर तौर पर आप डिजिटल अनुपालन को पूरी तरीके से छोड़ नहीं सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप एब्सोल्यूट राइट जो है वो कर अधिकारियों को नहीं दे सकते हैं। तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमारी जो सेलेक्ट कमेटी है उसको चाहिए कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस जो है उसकी परिभाषा को सीमित किया जाए, उसको स्पष्ट किया जाए कि आप वर्चुअल डिजिटल स्पेस में क्या क्या शामिल कर सकते हैं। क्या आप सोशल मीडिया अकाउंट शामिल कर सकते हैं, क्या आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो होती हैं, क्या आप जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन को शामिल कर सकते हैं, या दूसरी तरीके जो डिजिटल स्पेस हैं क्या आप उनको शामिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसको डिफाइन करना इंपॉर्टेंट है।
हमें ये चीज़ अधिकारियों पर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर फिर बहुत सारे माइंड इन्वॉल्व होंगे जो कि अलग-अलग तरीके से डिसीजन ले सकते हैं। तो इसको क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी है कि वर्चुअल डिजिटल स्पेस में क्या-क्या मौजूद है। इसके अलावा डिजिटल कंटेंट की तलाशी के लिए न्यायिक वारंट अनिवार्य बनाया जा सकता है। जैसे हमने कनाडा और अमेरिका का एग्जाम्पल लिया कि वहाँ पर जाँच करने से पहले न्यायालय की अनुमति लेनी पड़ती है। भारत में भी हम ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा तलाशी का कारण जो है वो भी स्पष्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी कानून में इसकी अनिवार्यता नहीं डिसाइड की गई है, लेकिन इसको हमको अनिवार्य बनाना पड़ेगा। इसके अलावा प्रभावित व्यक्तियों के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना जरूरी है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति की प्राइवेसी इन्वेड होती है तो फिर उसके पास ये राइट होना चाहिए, उसके पास कोई मैकेनिज्म होना चाहिए जिस मैकेनिज्म के माध्यम से वो अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रख सके, या फिर जिस मैकेनिज्म के माध्यम से वो न्याय प्राप्त कर सके। तो ऐसा तंत्र स्थापित करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने आगे की राह में क्या-क्या चीजें आप शामिल कर सकते हैं उसको देख लिया है। यहाँ पर हमारा जो करंट अफेयर का टॉपिक है वो होता है समाप्त। अब अंत में आपके लिए एक सवाल था। सवाल में बेसिकली आपसे पूछा गया था कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गोपनीयता के अधिकार को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं अपनी वीडियो को समाप्त, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।